तो आज अपन पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें एक जल्दी से जल्दी अपन एक पूरे के पूरे चैप्टर को क्लियर करने की ट्राई करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम दोबारा उसके जो अभिकारक है उसके रूप में परिवर्तित नहीं कर सके। मान लो कि कोई दूध है, उसको जो हमने जमा दिया तो वो दही बन गई, तो जो अब दही से अपन वापस दूध नहीं बना सकते। ये जो अभिक्रिया हुई है, जो ये प्रक्रिया हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है एक बार उत्पाद बनने के बाद दोबारा उसमें ना बन पाए, अभिकारक ना बन पाए, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, प्लस का निशान मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये इसकी अवस्थाएं हैं। जो अपन ने पहले जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें बताया था कि ये जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी अवस्थाएं होती है, तो वो यही है। ये कौन सी? एस से क्या है? सॉलिड है। एल से क्या है? लिक्विड है। एक्यू का मतलब होता है एक्वा, जल। तो ये जल में घुलनशील है, मतलब ये जल में घुला हुआ एक्वस है। ठीक है, और साथ में क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। संयोजन अभिक्रिया का ये भी है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, जब जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये कार्बन क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? ऑक्सीजन है, गैस है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसे हम क्या कर रहे हैं? गैस। ठीक है, अब ये दो आपस में मिलकर बना रहे हैं इसलिए संयोजन अभिक्रिया, ये दो आपस में मिलकर बना रहे हैं इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया। वियोजन जस्ट उसका उल्टा है कि मान लो कोई एक अभिकारक है, वो जब टूट कर दो उत्पाद बना रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, जब उसको ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? टुकड़ों में टूट रहा है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी अवस्था क्या आती है? सॉलिड। जब इसको गर्म करे तो ये दो टुकड़ों में टूट गया। कौन सी? कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी का दूसरा एग्जांपल है, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। तो जब इसको भी अपन ने सूर्य के प्रकाश में गर्म किया, जब इसको धूप में रखा, ये सूर्य का प्रकाश दिया, तो ये भी दो टुकड़ों में टूट गया, सिल्वर और किसमें? क्लोरीन में। इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर कैसे मिल गई अपने को? सॉलिड। और जो क्लोरीन है वो कैसे मिले अपने को? गैस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अगला। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये जो फेरस है ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करा? इस कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया? हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो पहले क्या बन रहा था? कॉपर सल्फेट जो बन रहा था वहाँ पे अब फेरस सल्फेट बनने लग गया। इसका मतलब क्या होगा? विस्थापन हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक। इन दोनों अभिकारक और ये जो होता है ये उत्पाद होता है। तो इन अभिकारक के अंदर जो आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब इस वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर चल जाएगा, आयनों का जो आदान प्रदान है उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सोडियम सल्फेट है, Na2SO4। अब ये कैसे यहाँ पे 2 आया, कैसे यहाँ 4 आया, ये मैंने पहले के वीडियो में समझा दिया कि यहाँ पे 2 क्यों आए, यहाँ पे 4 कैसे कैसे आए। तो आप पहले का वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और इनकी अवस्थाओं के बारे में भी मैंने अभी बताया कि पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो ये क्या है? जल में घुला हुआ है। जो सोडियम सल्फेट है जल में घुला हुआ है। ये क्या करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इन दोनों का क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। ये सोडियम भी आयन है, बेरियम भी आयन है। तो इनका जब आदान प्रदान हो, मतलब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया। पहले क्या था? सोडियम सल्फेट। यहाँ पे पहले क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड का। अब क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, नमक जो अपन खाने में काम में लेते हैं। ये कैसा अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। ये कैसी अवस्था में? लिक्विड, जल में घुला हुआ है, मतलब एक्वस में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन उपचयन
अपचयन निपचयन दोनों को एक साथ, जिसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आती। फिर दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, देखा जाए तो स्टार अभिक्रिया है, स्टार। ठीक है, अब देखो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन का मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन होता है ना, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब क्या होता है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसे हम कौन सी कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन सी होगी, अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो कौन सी होगी, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ क्या दे रहा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2Cu और कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि यहाँ दो कैसे आए, तो ये अपन क्या करते हैं, इनकी संयोजकता जो होती है, तत्वों की जो संयोजकता होती है उसके आधार पर इसे समीकरणों को क्या करते हैं, अपन संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई सी भी जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो उसके तत्वों की संख्या होती है, उनका जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। इसलिए अपन इसे क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और अगर आपको संतुलित करना सीखना है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपको इजीली समझा दूंगा। केवल 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब आते हैं अपन उपचयन अभिक्रिया के अंदर। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर या तो क्या हो, ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े। ध्यान देना, हाइड्रोजन या तो जुड़े तब हम क्या कहेंगे उसे, अपचयन अभिक्रिया, या फिर ऑक्सीजन निकले। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ कि जब अपन ये पढ़ेंगे अपचयन उपचयन, उसके अंदर अधिकतर यही कंसेप्ट रहता है कि जिसमें समझ में नहीं आता बच्चों को, क्या कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगी, उपचयन। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगी, अपचयन। हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगी, उपचयन। ठीक है, तो जब यहाँ पे अपने पास ये एक अभिक्रिया दे रखी है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, जिसके साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो आप ये देखो कि यहाँ पे मत देखो कि ये CuO बन रहा है तो ये तो उपचयन थी। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है तो उपचयन। ये एक अलग तत्व है, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। ठीक है, ये एक तत्व है, इसके प्लस में देखो हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अपने को कंसेप्ट ध्यान रखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगी तो अपचयन। ठीक है, ये बन गया कॉपर और H2O। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं इसको संतुलित करना, कैसे अपन इसे संतुलित करते हैं, ये सब कुछ मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा, कमेंट कर दो उसके लिए। ठीक है, अगली है अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है, जिसमें अपन इसे सोल्व करते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन उपचयन, इसमें क्या होता है कि आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब अब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। ठीक है, दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही, अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जब एक साथ हो, जब एक साथ हो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इजीली, सबसे आसान भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, यही वाली अभिक्रिया है यहाँ पर। ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि इसमें है ना, दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। कैसे, देखो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा इस वाले रिएक्शन से। ठीक है, तो क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, मैंने दूसरा क्या कहता कि अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो ये जो कॉपर है, पहले अपना पहले तत्व को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, कॉपर है, उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ क्या है, कॉपर है, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन निकली, इसका मतलब क्या हुआ, उसका अपचयन हुआ। ठीक है, ये Cu है, इसका क्या हुआ, अपचयन। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन निकलती है उसे भी हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगली क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या आगे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। देखो ये हाइड्रोजन है, इसके आगे क्या हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब क्या, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, उपचयन अभिक्रिया। तो ये सारी की सारी अभिक्रिया कैसे हो रही है, जब अपन इन्हें क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तापन दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन्हें क्या कर रहे हैं, अपन तापन दे रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, रेडॉक्स अभिक्रिया पूरी की पूरी पढ़ गई। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या, संसारण। ठीक है, संसारण और विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। ठीक है, क्या होती है संसारण, पहले बताइए क्या होता है।
आपने देखा होगा कि जो लोहे की वस्तु होती है उस पर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद या कुछ महीने, 1-2 महीने या फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उस पर लाल लाल सी परत चढ़ने लग जाती है। क्यों चढ़ने लग जाती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उससे क्या होता है, उसके अंदर रिएक्शन होती है। ठीक है, लोहा क्या करता है, रिएक्शन करता है, वो क्या होती है, संक्षारित होता है। जो धातु है, लोहे की धातु है, वो क्या होती है, संक्षारित होती है। उससे क्या होता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसके बाद जो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, और विकृत गंधिता क्या किसे कहते हैं, अपने इजीली समझे तो, कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए या अचार उचार जो होते हैं, इन सभी में क्या होता है कि खाने के लिए क्या थोड़े बाद दिनों बाद या कुछ दिनों बाद क्या होती है, स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, गंधिता। ठीक है, तो इससे बचाव करने के लिए उसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन आता है कि विकृत गंधिता के बचाव के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस N। ठीक है, तो संक्षारण के लिए अगर आप कहना चाहोगे तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी, जब कोई भी धातु है ना अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, और जो ये प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता की बात करें तो क्या होती है कि कोई भी जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्साइड होता है, उपचयन। ठीक है, जैसे अभी अपन पिछले विक्रिया में पढ़ा था, उपचयन होता है, तो उसमें क्या हो जाती है, विकृत गंधिता आ जाती है। ठीक है, विकृत गंध आने लग जाती है, और उसके बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उपचयन मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें बदबू आ रही है, वो गंदी हो रही है। तो अगर अब उस ऑक्सीजन को हटा दे, जैसे चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ना हटाकर ऑक्सीजन को हटाकर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं जिससे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और आपको अगर समीकरण का जो संतुलित करना सीखना है, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना सीखना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर दो, ताकि मैं अगले जो शॉर्ट वीडियो उसके अंदर मैं 5 मिनट के अंदर आपको वो पूरा का पूरा समीकरण संतुलन करना सिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।